Good morning, students, and welcome again to my another video class. In this class, I am going to discuss lecture number 1 from chapter number 8, class 11th, Cell the Unit of Life. तो आइए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 1। आप पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ साथ जो भी क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ उनके आंसर राइट करते हुए चलिए। When you look around, you see both living and non-living things. जब हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो हमें लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों ही प्रकार के थिंग्स नज़र आती है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ, तो आप लोगों को आश्चर्य होना चाहिए और अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, वॉट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और वॉट इज़ इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप राइट करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलती है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा लाइफ की बेसिक यूनिट जिसे हम सेल कहेंगे, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी लेकिन नॉन लिविंग और इनएनिमेट सब्सटेंसेज में या थिंग्स में नहीं पाई जाएगी। तो बिल्कुल अच्छे ढंग से आप इसे लर्न करेंगे, समझेंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से मिलकर बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से मिलकर बने हैं एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप ध्यान रखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम किन्हें बोल देंगे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेज में भी आप इसका मतलब समझ चुके हैं। वाइल अदर्स लाइक अस, और जो दूसरे हैं जैसे कि ह्यूमन बींग हमारे जैसे, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप राइट करेंगे, आंसर भी लिखेंगे। आगे आप देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास हो जाएगा 8.1, व्हाट इज अ सेल। सेल क्या है? तो अब देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो यूनिसेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं उसी सिंगल सेल के अंदर, और साथ ही लाइफ के लिए एसेंशियल सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जिसके पास सेल नहीं हो। Hence cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेल जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, व्हाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि विदाउट सेल हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा जिसके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं हो या कोई सेल नहीं हो और वो लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट है। तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ के ऊपर। आगे आप देखिए, एंटोन वॉन लियोनहॉक की हम बात करते हैं। फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमने देखी है। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो रॉबर्ट हुक थे।
लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, तो आपका आंसर जाएगा स्टूडेंट्स एंटोन वॉन लिवनहॉक। रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं की खोज की थी वो निर्जीव कोशिकाएं थी। एक्चुअली वो सेल वॉल थी, क्योंकि उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में मधुमक्खी के छत्ते के समान या हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट देखे थे, और उन्हें ही रॉबर्ट हुक ने सेल कहा था, जो कि नॉन लिविंग थे। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। आगे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सेल के अंदर पाए जाने वाले एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की खोज की, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। फिर धीरे धीरे माइक्रोस्कोप का विकास हुआ और आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया, जिसके द्वारा सेल के एक डिटेल स्ट्रक्चर को प्राप्त किया गया, रिवील किया गया, और हमारे पास एक सेल की डिटेल स्ट्रक्चर आई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांस प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है, जिससे हम किसी भी माइन्यूट चीज़ को काफ़ी बड़ा करके देख सकते हैं। इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट नोल एंड रुस्का थे, आप याद रखेंगे। इसकी डिस्कवरी नोल और रुस्का ने की थी। आगे हम सेल थ्योरी की बात करते हैं। In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells. तो माल्थियस या मैथियस जो स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और देखा कि सभी के सभी प्लांट्स जो है डिफरेंट काइंड की सेल से मिलकर बने हैं, और ये सारी सेल्स मिलकर प्लांट के अंदर टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रही है। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर, और उसी समय थियोडोर स्वान 1839, ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, आप याद रखेंगे। जो मैथियस स्लीडन या माल्थियस स्लीडन जो था वो एक जर्मन बॉटनिस्ट था, जबकि स्वान जो था एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, और इन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी की एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नॉन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के बाहर एक पतली लेयर पाई जाती है, जिसे आज की तारीख में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। उन्होंने प्लांट टिश्यू की भी स्टडी की और ये बताया कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल मिलती है वो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, आप याद रखेंगे, दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जो प्लांट्स की और एनिमल्स की बॉडीज़ है वो सेल्स तथा इसके प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई होती है। तो आप याद रखेंगे हु गैव सेल थ्योरी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी, एंड व्हाट इज द स्वान हाइपोथेसिस, व्हाट वाज द स्वान हाइपोथेसिस। तो आप स्वान की हाइपोथेसिस भी यहाँ पर याद करेंगे। आगे आप देखिए, स्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को देने का श्रेय स्लीडन एंड स्वान दोनों को जाता है। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। यह सेल थ्योरी हमें यह एक्सप्लेन नहीं करती है कि किस प्रकार से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है या बनती है। आगे रुडोल्फ विर्चो साहब आए इन 1855, फर्स्ट एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स में डिवीजन होता है और इस डिवीजन की वजह से पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती है। और इनका जो फेमस स्टेटमेंट था आप याद रखेंगे, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट देने वाले रुडोल्फ विर्चो साहब थे, जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आप याद रखेंगे इसका मतलब
नीट के अंदर एज इट इज़ ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। उन्होंने स्लीडन और स्वान की सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टूडेज, और आज की तारीख में हम सेल थ्योरी को निम्न प्रकार से अंडरस्टूड कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से मिलकर बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी कोशिकाएं हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप सेल थ्योरी के लिए याद रखेंगे स्टूडेंट्स। पहला स्टेटमेंट स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया था और दूसरा स्टेटमेंट आपका रुडोल्फ विर्चो साहब के द्वारा दिया गया था। रुडोल्फ विर्चो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसे हम सेल थ्योरी का एक्सपेंशन भी बोलते हैं, आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल का ओवरव्यू हम बात करते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ऑनियन पिल एंड और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। हम देख चुके हैं 9th क्लास के अंदर ऑनियन पिल सेल्स को, ह्यूमन चिक सेल्स को। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट करते हैं। द ऑनियन cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. ऑनियन सेल एक टाइपिकल प्लांट सेल होती है जिसके बाहर आउटर बाउंड्री के रूप में सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल के बाद इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमाइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और ह्यूमन चिक सेल्स में सेल वॉल नहीं मिलेगी। इसका जो डिमार्केटेड या बाउंड्री स्ट्रक्चर होगा वो होगा आउटर मेम्ब्रेन। यानी ह्यूमन चिक सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री का काम करेगी। इनसाइड ईच सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रत्येक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम्स। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं विच इन टर्न कंटेंट द जेनेटिक मटेरियल। और क्रोमोजोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल की हम बात करेंगे डीएनए की, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। तो आप याद रखेंगे ऐसे सेल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई रखती है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे, जबकि ऐसी कोशिकाएं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रखती है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे। प्रो प्लस कैरियन और यू प्लस कैरियन। प्रो प्लस कैरियन मतलब प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस रखने वाली कोशिकाएं। यू प्लस कैरियन मतलब एडवांस प्रकार का, नए प्रकार का न्यूक्लियस रखने वाली कोशिकाएं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो दोनों ही कोशिकाओं के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स सेल के अंदर पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म के रूप में जानेंगे। द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ का मुख्य स्थान होता है इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। दोनों ही कोशिकाओं में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। और साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि एक सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखती है। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles. न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स भी हम आगे पढ़ने वाले हैं जिनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। दोनों ही कोशिकाओं में मिलते हैं राइबोसोम्स। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria, and on rough ER. सेल के
साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम पाए जाते हैं, इसके साथ ही दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर राइबोसोम आपको दिखाई देंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट के अंदर आपको दिखाई देगा, वहाँ पर राइबोसोम्स मिलेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल। एनिमल सेल के अंदर एक स्पेसिफिक दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे हम सेंट्रियोल कहेंगे, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, जिसका काम है सेल डिवीजन में मदद करना। तो आप याद रखेंगे सेंट्रियोल का फंक्शन क्या हो जाएगा। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल्स जो होती है आपस में साइज में, शेप में और एक्टिविटीज़ में अलग अलग पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मास द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। जो माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी सेल्स है, इनकी लेंथ 0.3 माइक्रोन मीटर होती है। वाइल बैक्टीरिया, लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल है कुड बी 3 to 5 माइक्रोन मीटर, उसकी लेंथ 3 to 5 माइक्रोन मीटर होती है। यानी बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा से बड़े होते हैं। अब साइज भी थोड़ी दिमाग में रखेंगे स्टूडेंट्स। डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स। विभिन्न प्रकार के सेल्स का शेप यहाँ पर दिखाया गया है। आपको रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रही है जिसकी शेप होती है राउंड एंड बाइकॉन्केव। वाइट ब्लड सेल्स आपको नज़र आ रही है जो कि अमीबॉइड होती है। कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग आपको नज़र आ रही है। एट्रैकिड आपको दिखाई दे रही है एलोंगेटेड सेल के रूप में। मेजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल आपको नज़र आ रही है। सेल की शेप सेल्स के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, आप याद रखेंगे इसको। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ी आइसोलेटेड सिंगल सेल की यदि हम बात करें तो वो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है उसका डायमीटर की हम बात करें तो उसका डायमीटर 7 माइक्रोन मीटर होता है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। सबसे लंबी कोशिकाओं की हम बात करें तो नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। सेल्स आल्सो वेराई ग्रेटली इन दर शेप। सेल्स अपने शेप में भी वेराई करती है। दे में भी डिस्क लाइक, ये डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, एवं इरेगुलर अनियमित भी पाई जा सकती है। द शेप ऑफ द सेल में वेराई विद द फंक्शन द परफॉर्म। अभी मैंने बताया जो सेल का शेप होगा वो वेराई करेगा उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल का जो शेप है वो सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पेपियलो, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए गए हैं स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के, आप सारे लर्न करेंगे। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पेपियलो, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो छोटी होती है और यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में मोर रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करती है। आगे फिगर 8.2 में एक प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको दिखाई गई है। दे में वेराई ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इनकी शेप और साइज अलग अलग हो सकती है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रोड लाइक, कॉकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कोमा शेप्ड एंड स्पाइरलम, स्पाइरल। अब 4 बेसिक शेप याद रखेंगे बैक्टीरिया के। बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो रोड लाइक होते हैं, कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो जो होते हैं वो कोमा शेप्ड होते हैं, और स्पाइरलम जो होते हैं वो स्पाइरल पाए जाएंगे। आगे डायग्राम में भी अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह शेप किस प्रकार से दिखाई देती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सभी प्रोकैरियोटिक सेल का फंडामेंटली वो एक जैसा पाया जाता है, फिर भी जो प्रोकैरियोट्स हैं वो शेप्स और फंक्शन में काफ़ी वाइड वैरायटी रखते हैं। हम बात करते हैं ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सभी प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है
जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड किए हुए रहती है। आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए। ए टाइपिकल प्रोकैरियोटिक सेल जिसकी लेंथ बताई गई है 10 to 20 माइक्रोन मीटर होती है। टाइपिकल बैक्टीरिया आपको दिखाया गया 1 to 2 माइक्रोन मीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोन मीटर और वायरसेस 0.02 to 0.02 माइक्रोन मीटर के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप डिफरेंट भी देखेंगे इनकी साइज़ में क्या क्या डिफरेंस है। एक टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज़ क्या होती है, एक बैक्टीरिया की साइज़ क्या होती है, कंपैरिजन यहाँ पर बताया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल हम आगे देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर कंपैरिजन है, ये यूकैरियोटिक सेल का ही डायग्राम है। सॉरी मैं प्रोकैरियोटिक बोल गया था, ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। एक बैक्टीरिया का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया, पीपीएलओ दिखाया गया, वायरसेस दिखाया गया, इनके साइज में क्या कंपैरिजन है वो यहाँ पर बताया गया। डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक सेल के साइज का कंपैरिजन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम हम आगे देखेंगे। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली वो नेकेड पाया जाता है, नॉट एनवेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा एनवेलप्ड नहीं होता है। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। आप याद रखेंगे, जेनोमिक डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है जो कि जेनोमिक डीएनए के आउटसाइड पाया जाता है। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, और इस स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड के नाम से जानेंगे। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, व्हाट आर प्लाज्मिड्स। बैक्टीरिया के अंदर जो सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए होता है जो कि जेनोमिक डीएनए है, उसके अलावा भी जेनोमिक डीएनए के आउटसाइड एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए और मिलता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है ये बैक्टीरिया का। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। और इस प्लाज्मिड डीएनए का काम होता है कि ये बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देने में सहायता करता है। वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। और एक ऐसा ही करेक्टरिस्टिक्स है कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस पावर दिलाता है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि इस प्लाज्मिड डीएनए का प्रयोग फॉरेन डीएनए के साथ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं राइबोसोम्स को छोड़कर। राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है क्योंकि राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ यूनिक चीज़ें इंक्लूजन्स के रूप में मिलती है। इंक्लूजन्स ऐसी वस्तुएं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाएगी। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। एक विशेष प्रकार की डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की जिसे हम मेसोसोम बोलेंगे, जो कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा। दे आर असेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और जो मेसोसोम होती है वो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होने से बनता है या बनती है। आप याद रखेंगे, व्हाट इज मेसोसोम। आगे हम सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल की हम बात करते हैं तो उनके अंदर केमिकली एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप पाया जाता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस सेल एनवेलप में 3 लेयर पाई जाती है जो कि टाइटली बाउंड होती है। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेल वॉल पाई जाएगी और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। प्रत्येक लेयर का अपना एक विशेष फंक्शन होता है। द एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन सभी मिलकर एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो प्रोटेक्शन का, एक प्रोटेक्टिव यूनिट का, सुरक्षा का, एक सुरक्षात्मक इकाई का
काम करेगी तीनों लेयर मिलकर। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप्स। सेल एनवेलप्स के अंतर के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टनिंग प्रोसीजर, और इसके अलावा स्टनिंग प्रोसीजर में वो किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करते हैं उसके आधार पर भी हम बैक्टीरिया को दो भागों में बांटेंगे। डेवलप बाई ग्राम, स्टनिंग प्रोसीजर ग्राम साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया। दोस्त दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन ले लेते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, और ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। ग्राम ने बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, रंगने के लिए एक विशेष प्रोसीजर बताया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि रंग जाते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और ऐसे बैक्टीरिया जो कि नहीं रंगते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है वो अपने कंपोजिशन में और मोटाई में अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग पाई जाएगी। इट कुड बी ए लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, और कुछ में एक लूज शीट के रूप में मिलती है, एक ढीली परत के रूप में मिलती है, इसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। वाइल इन अदर्स इट में बी थिक एंड टफ, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये थिक और टफ हो सकती है, कठोर हो सकती है, इसे हम कैप्सूल कहेंगे। तो आप दोनों में अंतर याद रखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरियल सेल के शेप को बनाए रखती है और साथ ही उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करती है, और ये बैक्टीरियल सेल को बस्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाती है, फटने से बचाती है, पिचकने से बचाती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है नेचर में, अर्ध पारगम्य होती है। एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज स्मॉलर, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाने वाली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर पाया जाता है। A special membranous structure is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. एक विशेष प्रकार का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेसोजोम जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। और ये जो एक्सटेंशंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये वेसाइकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में और लैमेली की फॉर्म में नजर आते हैं। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, इसके साथ ही रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट, और उसके अलावा इनके अंदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मेसोजोम के फंक्शंस भी आप राइट करेंगे। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रेन एल्गी भी कहते हैं, देर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन और मिलते हैं, कॉल्ड क्रोमेटाफोर्स, इन्हें हम क्रोमेटाफोर्स कहेंगे, विच कंटेंट पिगमेंट, जिनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जो बैक्टीरियल सेल्स है वो मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। यदि बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो इनके सेल वॉल से एक एक्सटेंशन बाहर निकलता है जिसे हम फ्लैजिला कहेंगे, एक फिलामेंट के रूप में स्ट्रक्चर होती है। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया जो है वो नंबर और अरेंजमेंट फ्लैजिला में अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं फ्लैजिला के अरेंजमेंट में और नंबर में। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला वो 3 भागों से मिलकर बना है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, जो फिलामेंट वाला पार्ट है वो सबसे लंबा होता है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, जो कि सेल सरफेस से बाहर की तरफ पाया जाता है। बिसाइड्स फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स। फ्लैजिला के अलावा यहाँ पर पिलाई और फिम्बरी की भी हम बात करेंगे, जो कि सतह स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के, बट डोंट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी, लेकिन इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। द पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो पिलाई है वो इलोंगेटेड लंबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाएंगे, मेड ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन, और ये स्पेशल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स, और जो फिम्बरी होती है वो छोटी ब्रश जैसी या ब्रिसल लाइक फाइबर के रूप में पाई जाएगी, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो कि सेल के बाहर
हमें दिखाई देती है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यूज़। कुछ बैक्टीरिया में फिंगब्री का काम होता है कि ये बैक्टीरिया को रॉक से चिपकाने में मदद करती है। किसी स्ट्रीम, पानी की स्ट्रीम में अगर कोई बैक्टीरिया है तो किसी चट्टान से उसे चिपकाने में ये फिंगब्री मदद करेगी, या किसी होस्ट टिश्यूज़ के ऊपर जो मेजबान उत्तक है, मेजबान के उत्तक है जहाँ पर बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में मिल रहा है, उसके होस्ट टिश्यू से चिपकाने में ये फिंगब्री मदद करती है। आगे हम राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ की बात करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड पाए जाते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज। इनकी साइज 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होती है। आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s। याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 50s एंड 30s, और 70s प्रकार के होते हैं। विच वन प्रेजेंट टुगेदर फ्रॉम 70s टाइप। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 50 और 30 को जोड़ना नहीं है, 80s होता है, लेकिन ये इनकी साइज के आधार पर बताया गया। 50s वाली साइज का राइबोसोम होता है, 30s साइज वाला राइबोसोम होता है, और टुगेदर ये 70s प्रकार का राइबोसोम बनाते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जिन्हें हम कहेंगे। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखेंगे, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए। बहुत सारे राइबोसोम जो एक सिंगल एमआरएनए से अटैच पाए जा सकते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करता है, तब इन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहेंगे। तो आप बिल्कुल राइट करेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीराइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स? द राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम्स होते हैं पॉलीसोम के, वो एक एमआरएनए को प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट करने का काम करेंगे। इंक्लूजन बॉडीज़ की आगे हम बात करते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व मटेरियल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इनको हम इंक्लूजन बॉडीज़ बोलेंगे। अंतर्द्रवी वस्तुएं भी कह सकते हैं। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। इनके चारों तरफ किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं पाया जाता और ये साइटोप्लाज्म में मुक्त अवस्था में पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। आप याद रखेंगे। गैस वेक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वेक्यूल्स भी पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी बात हम ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर करते हैं। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमारी प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आप एक बैक्टीरियल सेल के द्वारा बना सकते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में भी प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का डायग्राम देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल और उसके फीचर्स की बात हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तब तक आप प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत अच्छे ढंग से समझिए, और जितनी भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आई है, मेसोसोम क्या होते हैं, प्लाज्मिड क्या होते हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से राइट करके उन्हें लर्न करिए। थैंक्स।